क्वेश्चन लिखिए, राइट कंडीशंस फॉर अ सैटेलाइट टू बी जियो स्टेशनरी, टू बी जियो स्टेशनरी. What is geostationary satellite? A satellite, आंसर लिखिए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का. व्हाट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट? अ सैटेलाइट, ब्रैकेट में लिखिए आर्टिफिशियल, क्योंकि नेचुरल कोई भी सैटेलाइट जियोस्टेशनरी नहीं है. अ सैटेलाइट आर्टिफिशियल विच रिमेन स्टेशनरी, विच रिमेन स्टेशनरी with respect to a point on the earth's surface is called geostationary satellite. पहली कंडीशन है द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट must be equal to the time period of revolution of earth on its axis, that is 24 hours. देखिए ध्यान से, सैटेलाइट के लिए रिवोल्यूशन है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, लेकिन अर्थ के लिए रोटेशन. सैटेलाइट शुड रिवॉल्व इन इक्वेटोरियल प्लेन. थर्ड कंडीशन है सैटेलाइट शुड स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ with time period equal to the time period of rotation of earth, that is 24 hours. Fourth condition है to keep the same side of satellite facing the earth, sense of spin of satellite should be same as the sense of spin of earth on its axis, that is from west to east. पॉइंट नंबर 1 में ही इसको इंक्रीज कर लीजिए, बढ़ा लीजिए यहां पर. द सेंस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट must be same. The sense of revolution of satellite must be same as the sense of rotation of earth, that is from west to east. क्वेश्चन आपने लिखा है स्टेट कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, फुल स्टॉप, डिड्यूस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम कैपलर्स लॉ. तो कैपलर्स के 3 लॉ हैं, तीनों लॉ लिख लीजिए. फर्स्ट लॉ, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट and the sun is situated at one of the focus of ellipse, and the sun is situated at one of the focus of ellipse. और डायग्राम आपको इलिप्स बनाना है. ये आपकी इलिप्टिकल शेप बनी.
और ये बना आपका यहाँ सन। फोकस, ये एक फोकस ही एक फोकस है, दोनों में से किसी एक फोकस पर होता है। और ये है प्लैनेट पी। नंबर 2 लॉ है द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिमेन कांस्टेंट, दैट इज the line joining the sun and the planet sweep equal area in equal interval of time. Sweep equal area in equal interval of time. डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, वो इलिप्स बनाना है। इलिप्स आपको बनाना है, उसके एक फोकस पर ये सन है, और फिर P1 P2 पॉइंट लेकर आपने ये बनाना, P3 P4 पॉइंट लेकर आपने एक और ट्राइंगल ड्रॉ करना है और इसे शेड भी करना है। एरिया एस P1 P2 इक्वल्स एरिया एस P3 P4 इन सेम टाइम। टाइम अगर ड्यूरेशन सेम रखा जाए तो। थर्ड लॉ है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, द स्क्वायर of time period of revolution of planet round the sun is directly proportional to the cube of mean distance of planet from the sun, to the cube of mean distance of planet from the sun, t square directly proportional r cube. लिखिए, न्यूटन ऑब्जर्व दैट deduction of Newton's law of gravitation from Kepler's law of planetary motion. लिखिए, न्यूटन ऑब्जर्व दैट planets very close to the sun and the planets far away from the sun revolve in elliptical orbit, but the intermediate planets like Earth revolve in almost circular orbit, revolve in almost circular orbit. For circular motion of planet, for circular motion of planets, necessary centripetal force is provided by the gravitational force of attraction of the sun on the planet, is provided by the gravitational force of attraction by the sun on the planet, gravitational force of attraction by the sun on the planet. Gravitational force is equals to सेंटीपिटल फोर्स, और सेंटीपिटल फोर्स कितनी है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम आर ओमेगा होता है 2π/T, तो 4π² mr/T²। ठीक है, वेयर m क्या है? मास ऑफ प्लैनेट, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट, t है टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। अब बाय केपलर्स लॉ
टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब और टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब where k is proportionality constant। तो यहां टी स्क्वायर की जगह आर के क्यूब रखें हम। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर, और इस टी स्क्वायर की जगह रख दिया के आर क्यूब। तो एक आर कैंसिल हो गया, यहां से बचा 4 पाई स्क्वायर एम बाय के आर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 4 पाई/k इंटू एम बाय आर स्क्वायर। तो यहां से एक बात निकल कर आई कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास ऑफ प्लैनेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, और इसको भी हमने कांस्टेंट लिया हुआ है। हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? मास ऑफ प्लैनेट। सिंस gravitational force is a mutual force। म्यूचुअल फोर्स का मतलब जितनी फोर्स लगा रहा है सन प्लैनेट पर, उतनी फोर्स लगा रहा है प्लैनेट सन पर, इसे म्यूचुअल फोर्स कहेंगे हम। हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सन। सन के मास पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्लैनेट है, और क्योंकि म्यूचुअल फोर्स है तो इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ सन होना चाहिए। अब यहाँ मास ऑफ सन नहीं आ रहा, तो न्यूटन ने कहा कि ये जो प्लैनेट, ये जो हमने पूरा लिया हुआ है, इसके अंदर कहीं मास ऑफ सन है। हेंस कांस्टेंट 4 पाई स्क्वायर/k कंटेन्स मास ऑफ सन। तब उन्होंने इसको लिखा 4 पाई स्क्वायर/k इक्वल्स g इंटू मास ऑफ सन। यहां g क्या है? g उन्होंने कहा g इज अ न्यू कांस्टेंट, और इसका नाम रखा गया क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन में हम 4 पाई स्क्वायर/k की जगह g इंटू मास ऑफ सन रख दें, तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन जाती है? फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाती है g इंटू मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन आर स्क्वायर। लेटर it is observed that the equation is valid for any two material particles in the universe. Hence, gravitational force F equals G m1 m2 by r square. ठीक है? And now G is called, क्योंकि सबके लिए काम कर रहा है, इसको कहा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।